बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। निफ्टी करीब 160 अंक गिरकर 22,300 के नीचे। निफ्टी बैंक में 550 अंकों से ज्यादा की कमजोरी। आरआईएल, एचडीएफसी बैंक और मेटल शेयरों ने बनाया दबाव। अच्छे नतीजों और दमदार कमेंट्री से एफएमसीजी शेयरों में जोश। मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर में 7 से 9% का उछाल। एचयूएल, आईटीसी और ब्रिटानिया में भी 2 से 5% की तेजी। मेटल और पावर शेयरों में आज बिकवाली। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को में 2 से 3% की गिरावट। एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी 2 से 3% फिसले। मजबूत नतीजों से सेलान एक्सप्लोरेशन का शेयर 17% भागा। चौथी तिमाही में मुनाफा 2 गुना हुआ। इंडीजीन के आईपीओ का आज है दूसरा दिन। अब तक करीब 4.25 गुना भरा। 1841 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। प्राइस बैंड 430 रुपए से 452 रुपए के बीच। निफ्टी कंपनियों में कल आएंगे हीरो मोटोकॉर्प और एलएनटी के नतीजे। तिमाही आधार पर हीरो मोटोकॉर्प की आय और मुनाफा घटने की आशंका। एलएनटी की ऑर्डर बुक और गाइडेंस पर रहेगी नजर। बाजार में नहीं बढ़ेंगे ट्रेडिंग के घंटे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लौटाया एनएसई का आवेदन। ब्रोकर्स के बीच सहमति नहीं बनने के चलते सेबी ने लौटाया प्रस्ताव। और तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। गौतम अदानी ने भी अहमदाबाद में किया मतदान। दोपहर 1 बजे तक करीब 40% वोटिंग। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज हम बिकवाली देख रहे हैं और निफ्टी है करीब 250 अंक नीचे 22,260 के आसपास कर रहा है कारोबार। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 600 अंकों की भारी भरकम बिकवाली हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। और उसकी वजह यह है कि जो बड़े बैंक से जिनका वेटेज है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक्स आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक में भी हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की कमजोरी है। तो बाजार का मूड कमजोर है। कुछ हम देख रहे हैं कि आईटी में आज हम टीसीएस में थोड़ी तेजी देख रहे हैं, विप्रो में तेजी देख रहे हैं, इन्फोसिस में भी तेजी हल्की हल्की आ रही है। और इसके अलावा कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं वो आज बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। एचयूएल, ब्रिटानिया में आज 2.5 से 5% तक की तेजी है निफ्टी के टॉप गेनर से। क्या आखिरी के 1 घंटे में बाजार का रंग बदलेगा? क्या बाजार रिकवरी की कोशिश करेगा, या फिर जिस तरह से हम एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े देख रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन नजदीक आ रही है, विक्स में हम उछाल देख रहे हैं, वोटिंग टर्नआउट कम हो रहा है, ये सारी चीजें बाजार पर प्रेशर बनाने काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों को सतर्क कर रही हैं। तो क्या एक रेंज का ही मार्केट रहेगा या फिर गिरावट देखेंगे, ये अपने एक्सपर्ट के नजर से हम समझेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर लेकर आएंगे हम क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शन का एक बेहतरीन हम ट्रेड समझेंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। ऑप्शंस के चैंपियन में मार्केट एट 3 बजे 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल लेंगे। और खबर गर्म है, ये खास सेगमेंट है हमारा। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड, यानी कि कल के लिए आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए शेयरों के लिहाज से, ये समझेंगे। और इवेंट्स टू वॉच 3:20 पर हम लेकर आएंगे। लेकिन फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की बड़ी बातें क्या हैं और आज बाजार में बिकवाली हो क्यों रही है। एक बार जरा ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आज के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। तो अप्रैल में भारी बिकवाली थी एफआईआईज की तरफ से। कैश मार्केट में करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास के सेल ऑफ थे और हम देख रहे हैं कि ये मई में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। लगातार वहां से प्रेशर आ रहा है। वोटिंग का प्रतिशत गिरा है, जिसके चलते निवेशक सतर्क हैं। इंडिया विक्स में उछाल देख रहे हैं और अब करीब 9 सत्र में 75% का उछाल इंडिया विक्स में आ गया है। 17 के आसपास तक 17.5 के स्तर हम देख रहे हैं। यही नहीं, ऐतिहासिक औसत से अगर हम तुलना करें तो बाजार इस वक्त प्रीमियम वैल्यूएशन पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और उसके चलते भी बाजार में थोड़ी सी टेंशन है। मार्च तिमाही के जो नतीजे हैं अभी तक बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहे हैं। ज्यादातर नतीजे इनलाइन आए हैं और इसके चलते बाजार में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग वाला सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा
अब जो कुछ भी ट्रिगर्स हैं वो बाजार कहीं ना कहीं उनको डिस्काउंट करके चल रहा है, जैसे कि तिमाही नतीजे हो गए या फिर फेड के रेट कट को लेकर उनका असेसमेंट हो गया, वो डिस्काउंटेड है, फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। और इसके चलते भी बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लगातार तीसरा सत्र आज है बिकवाली का। लेकिन आज समझते हैं कि वायदा बाजार से आंकड़े कैसे हैं। 150 पौने 200 अंक नीचे निफ्टी है, 22,300 के नीचे। डिप्टी संकेत कैसे हैं और अगले एक घंटे में क्या चाल आप देख रहे हैं, बाजार के आंकड़े संकेत क्या दे रहे हैं? देखिए, सुबह भी आपने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, तब हमने ये कहा था कि हमारे पास तो ट्रेड नहीं है, हम तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे। वजह बहुत साफ थी, या तो हमको सपोर्ट के आसपास आकर रोको या तो हमको रेजिस्टेंस को ब्रेक करो। बाजार इस रेंज के अंदर और बढ़ते हुए विक्स के अंदर कैसे खरीद पाओगे आप एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। अगर परसेंटेज में आप दिखा पाए तो 7 डेज के अंदर 61% विक्स भागा है। 7 डेज में 61% विक्स भागा है। तो बाजार में कोई एक ऐसी चीज़ है जो सेंस हो रही है, लेकिन ना ही उसको आम आदमी निवेशक देख पा रहा है, ना ही उसको कोई और। अर्निंग्स तो गुम से हो गए हैं। अर्निंग्स, पॉजिटिव अर्निंग्स ले भी आओ तो आपको कोई मार्केट में देख तक नहीं रहा। और आज एक अच्छी खबर भी आएगी, टाइमिंग नहीं बढ़ रहा है मार्केट का, लेकिन उसके बाद भी बाजार का कोई रिएक्शन नहीं। आप 2 दिन से गैप अप कर रहे हो, उसके बाद भी मार्केट का कोई रिएक्शन नहीं। गैप अप की तो डेफिनेशन ही मार्केट ने बदल दी। गैप अप का मतलब और बढ़िया, अच्छा ऊपर खोलोगे तो हम और तेजी से बेचेंगे माल। आपने कल आज गैप किया था करीब 40 पॉइंट का, परसों गैप किया था करीब 85 पॉइंट का, तो दोनों के दोनों गैप धराशायी हो गए। एक और चीज़ जो मार्केट में मेरे को नोटिस हो रही है, बढ़ता हुआ विक्स अगर यहाँ पे आके नहीं रुका तो फिर आप समझिएगा कि आप 22,000 के लेवल को भी ब्रेक करने के लिए चले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। इस सीरीज़ का स्टॉप लॉस है 22,000 का। ये सीरीज़ वाले रखते हैं लोग स्टॉप लॉस, जिनका 400-500 पॉइंट का मूवमेंट होता है पर मंथ का, उनका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है इस बार मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, अगर आज का टर्निंग वोट परसेंटेज बहुत अच्छा सामने से निकल के नहीं आया। ये सिर्फ एक यही कंसर्न नहीं है, और भी मार्केट के पास कंसर्न्स हैं। जैसे ऑलरेडी मैं एफआईएस के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि जो मनी है ना वो वीक हैंड्स में है। रिटेल्स के पास मैक्सिमम पोजीशंस पड़ी हुई हैं, और जब जब रिटेल के पास मैक्सिमम पोजीशंस होगी, बाजार अपना बॉटम ढूंढेगा नहीं, अपना रेजिस्टेंस को पक्का करता जाएगा। और ये कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एक और चीज़ मेरे को जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि आईटी फुल फ्लैश नहीं आ रहा। जब आईटी फुल फ्लैश नहीं आ रहा तो बैंक को पीछे हटना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ चर्निंग। नहीं तो आप दोनों लेके आओ। अब आप एक बार आईटी इंडेक्स दिखाओ, फिर आपको मैं अलग अलग से स्टॉक्स दिखाता हूँ। आईटी इंडेक्स के अंदर अभी आधे % के आसपास की मजबूती है। अब जरा बैंक निफ्टी दिखाओ। बैंक निफ्टी आपको दिखेगा वो डेज लो के आसपास वापस आके ट्रेड कर रहा है। ये तो डाइवर्जेंस हुई। अब आते हैं बड़े शेयर्स पे, आईटी के ही जो टॉप गेनर स्टॉक्स हैं, वहाँ पे आप देखोगे टीसीएस और इन्फोसिस तक तो बात ठीक है, लेकिन और कोई खास बड़ा शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आज टोटल शेयर में एक इन्फोसिस और टीसीएस ही मेरे को ज़्यादा अच्छा दिखा। एक और चीज़ जो आज मैंने सुबह भी नोटिस कराई थी कि अच्छी बात है कि आपके एफएमसीजी के शेयर चल रहे हैं, लेकिन ये भी बुरी बात है कि एफएमसीजी टिपिकली डिफेंसिव माना जाता है और डिफेंसिव शेयर्स को आप आगे मौका दे रहे हो। अरे अभी तो सर मॉनसून का सेकंड अपडेट तक नहीं आया, डिफेंसिव शेयर्स पहले से चलने लग गए। इसका मतलब ये है कि मॉनसून के अपडेट के बिना अगर एफएमसीजी में बाइंग आ रही है तो मार्केट में कुछ और खबर है। ये सिर्फ डिमांड से नहीं चल रहा है, ये किसी और चीज़ से भी चल रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको नोटिस करा रही हैं। और इस बीच में आपको एक और चीज़ बता दूं, ग्लोबल मार्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह सारे पैरामीटर्स चेक करते हो, गोल्ड, क्रूड, बॉन्ड यील्ड्स, यूएस मार्केट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है कि आप चल नहीं पा रहे पिछले 3 दिन से। ये हमने आपके सामने मोटा मोटी कुछ एक पॉइंट्स ढूंढ ढांड के अपनी तरफ से रखे हैं। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान। आज आर्टिफिशियल प्राइस राइज मेरे को दिख रहा है पुट्स का हुआ है। कल कोई बात नहीं कि बड़ी बात नहीं है कि कल मार्केट रोक ले और रिवर्सल दिखाए। एक और चीज़, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये 3-4 दिन और वॉलेटाइल रहेंगे 17 के विक्स के आसपास। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं दलजीत कोहली, ध्वनि पटेल, रुचित जैन, राजेश पालविया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से समय निकालने के लिए। जितना हम अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाए हैं रुचित, उतना तो हमने देख ही लिया मार्केट के अंदर कि हाँ छोटी मोटी चीज़ों से थोड़ा आइडिया लगा लिया। थोड़ा आप गाइड कीजिए कि बाजार अभी और डिप मारेगा या फिर चलेगा, यहाँ पे रुक जाएगा। Very good afternoon, Limpi ji. Very good afternoon to everyone.
वेल डिम्पी जी, क्लियर है कि ये जो बाजार में सेलिंग दिख रही है वो मेनली थोड़ा बहुत पैनिक का इलेक्शंस के रिजल्ट्स के अनसर्टेनिटी को लेके शायद है। इंडिया विक्स इतना बड़ा इवेंट है, इसके लिए राइज हो रहा है, और जनरली जब इंडिया विक्स इतना शार्पली बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग पोजिशंस है वो अनवाइंड होते हैं पैनिक में। सो एज सच यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कुछ डाउन ट्रेंड नहीं है, बट जस्ट एक करेक्शन है विद इन एन अप ट्रेंड, और ये करेक्शंस पे लोअर लेवल्स पे आई थिंक अच्छे बाइंग के अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। शॉर्ट टर्म में शायद ये मई के फर्स्ट हाफ में ऐसी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और थोड़ी स्टेबिलिटी हमको लेटर पार्ट ऑफ द मई में देखने को मिल सकती है। सो हम क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या 1 से 2 दिनों के ट्रेडर है तो सर्टनली वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो आपको पोजीशन साइजिंग काफी कम रखनी चाहिए यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि रोज या हर नो फेज में मार्केट्स में कोई एग्रेसिव नो ट्रेडिंग की जाए, बट यस अगर आप नो थोड़ा डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए देख रहे हैं तो ऐसे जो करेक्शंस आ रहे हैं, ये करेक्शंस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको वापस से स्टॉक्स में पोजिशनल बेसिस के लिए बाइंग के लिए मिलेगी। लेवल्स वाइज 22,300 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर कुछ फॉलोअप सेलिंग 22,300 के नीचे आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में आते हैं तो हम 22,000 से 21,950 के रेंज देख सकते हैं। बाकी वो उससे ज्यादा खराब मार्केट्स फिलहाल नहीं लग रहा है। सो डाउनसाइड लिमिटेड है, करेक्शंस में बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही मेरे हिसाब से देखना चाहिए। डाउन साइड लिमिटेड जरूर है, लेकिन पोजीशन हल्की रख के ही बाजार में आपको ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन ट्रेड कहां करें, स्टॉक्स में कहां पर मौके बन रहे हैं, और अब ये समझेंगे और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए आपके सौदे आज कौन से हैं? बाजार तो कमजोर है लेकिन उम्मीद करेंगे आप तेजी के ही सौदे देंगे। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो तेजी के ही सौदे हैं, क्योंकि अगर देखें तो मार्केट में वीकनेस जरूर देखने को मिली, वॉलेटिलिटी जरूर बढ़ी है। तो इतना बड़े इवेंट के चलते ये हर बार ही हमने देखा है कि जब भी इस तरीके की इवेंट होती है तो मार्केट वॉलेटाइल जरूर होता है नेचर में, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमारा व्यू बुलिश ही है मार्केट पे। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ पे हम फोकस करेंगे। आज जो सेगमेंट में एक मोमेंटम है, अगर हम देखें तो जुबिलेंट फूड यहाँ पे एक अट्रैक्टिव बैट लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने वीकली चार्ट पे प्रीवियस वीक में ही ब्रेकआउट दिया था एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, करंट वीक में फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिली। डेरिवेटिव डेटा में भी देखे तो कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद आज यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे, यहाँ पे मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम जुबिलेंट फूड में 498 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 476 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है सेक्टर आईटी, और आईटी में अगर हम देखें तो टीसीएस यहाँ पे हमें काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है, नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में एक करेक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिला था, और वापस स्टॉक में अब जो रिकवरी बनी है एक पिछले 5-7 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टीसीएस में यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 4030 4040 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। तो टीसीएस बाय करने की सलाह है 39-36 के स्टॉप लॉस से। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है फिनपाइप का। अगर हम फिनपाइप का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें तो स्टॉक एक सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो पिछले 7-8 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। हमें लगता है फिन पाइप यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 294 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 275 के आसपास। ठीक है, ये 3 शेयर फिन पाइप जो कि कोड है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का एनएससी का, इसके अलावा टीसीएस, जुबिलेंट फूड, तो ट्रेंड इज फ्रेंड ये भी मोटिव है राजेश जी का। उसके साथ ही आपको स्टॉक्स भी सुझा रहे हैं आईटी से और एफएमसीजी स्पेस से भी। ध्वनि, आपके शेयर कौन से हैं, फटाफट बता दीजिए। आफ्टरनून अभिषेक जी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 पिक्स रहेगी, एक बाय की और सेल की है। सबसे पहले बाय साइड पे मुझे यहाँ पे फाइजर का स्टॉक अच्छा लग रहा है। फाइजर का अगर हम यहाँ पे वीकली और डेली स्ट्रक्चर दोनों देख रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पे अपने की मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है, तो हमें लोअर लेवल पे बाइंग करने को मिल रही है। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन जाता है इसी हिसाब से, तो आप करंट लेवल से इसके अंदर बाय कीजिए। 4225 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट पहला 4400 का है। 4400 ब्रीच होने के बाद स्टॉक
स्टॉक के अंदर फर्दर बाइंग एक्शन आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 4400 के टारगेट के लिए इसको हम बाय करेंगे। दूसरा सेल साइड पे जो स्टॉक है वो जीएनएफसी का है। जीएनएफसी का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमें क्लियर रेजिस्टेंस है वो 720 के लेवल के पास मिला, 2 बार उसके टेस्ट करा है बट हम उसे क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और आज स्टॉक ने यहाँ पे अपनी जो प्रीवियस स्विंग लोज होती है उनको ब्रेक करा है, तो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। करंट लेवल से इसको सेल कीजिए, 665 का स्टॉप लॉस लगा के 625 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एक बाई एक सेल, फाइजर बाई, जीएनएफसी सेल। रुचि जी, क्या आपके भी सौदे इसी तरह के हैं, एक बाई एक सेल? बाई एक सेल रहेगा, और नो एक सिंपल एनालिसिस या चीज है कि जहाँ पे फॉलिंग मार्केट में स्ट्रेंथ है उसी के साथ नो रहना है बाय साइड में, सो दैट वो स्ट्रेंथ और बढ़ेगी इन केस कोई रिवर्सल्स भी आता है तो मेरा जो बाय का ट्रेड है वो राजेश जी के साथ में ये कॉमन ट्रेड है टीसीएस पे। रीजंस वो ऑलरेडी काफी दे चुके हैं कि टेक्निकली स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, रीसेंट करेक्शन में 50% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया है, तो टीसीएस हमें लग रहा है कि नो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो 39.10 के स्टॉप लॉस से 4060 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। और सेल साइड औरोबिंदो फार्मा में बिकवाली करने की सलाह है कि जहाँ पे हम अच्छे लॉन्ग अनवाइंडिंग आज देख रहे हैं, वॉल्यूम्स आज सेलिंग में ज्यादा है कंपेयर टू जो रिसेंट नो बाइंग में वॉल्यूम्स हुई थी। सो औरोबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स को 1146 के ऊपर स्टॉप लॉस करके शॉर्ट्स किया जा सकता है। एक पुलबैक ट्रेड है जो जहां जिसमें 1068 के अराउंड के टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक ट्रेड आपने देख लिए, क्लोजिंग के बेसिस के ट्रेड है जिसमें कुछ बाय कुछ सेल्स हैं जो अलग अलग मेहमानों ने दिए हैं। एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का सौदा भी आपको दे देते हैं। अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ रही है ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। अवनी बताएं कौन सा ट्रेड है आपके पास? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो आज मेरा ट्रेड रहेगा जो कि रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड है, वो है एसबीआई। तो एसबीआई में हमने देखा है कि जो 25 अप्रैल को 793 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था, वीकली ब्रेकआउट, उसके बाद ये रैली हुई थी 840 तक, और उसके बाद आज जो गिरावट हुई है उसमें ये रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है। आज का लो भी 793 है और वहां से हमें रिकवरी नजर आ रही है। तो ये रिकवरी हमारा मानना है कि 835 से 840 तक कंटिन्यू रहेगी। तो हम एसबीआई में, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, हम एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे जिसमें 810 की कॉल खरीदनी है 19 रुपए के आसपास, और 850 की कॉल हमें बेचनी है 8 रुपए में। दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 रुपए के करीबन होना चाहिए। इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 21,750 का अगर ये रैली होती है ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस 835 से 840 तक। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो रहेगा 21,750 का, एंड इसमें फिक्स्ड लॉस है। तो कल उठ के कहीं कुछ हो भी जाए तो आपका नुकसान जो है वो सीमित रहेगा 8,250 तक। ठीक है, डन। अवनी ट्रेड आपका ठीक है। ये 810 का आप सामने पे कॉल पकड़िए, 850 तक जाएगा। देखिए आपने एक बैंकिंग काउंटर चुना है, वो भी बड़ा बैंकिंग काउंटर है, और एक कल परसों से काफ़ी तेज़ी से टूटा हुआ है। अगर यहाँ से बॉटम बनता और बैंक निफ्टी इनफैक्ट अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आता, मेरे को लगता है एसबीआई एक अच्छा रोल अपनाएगा उसके अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड आपने हमको दिया, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो भी बुल स्प्रेड है, एट द मनी वाली कॉल खरीदो, ऊपर की कॉल जाके बेचनी है हमको। तो आपके साथ ये एक रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड करके दिया गया है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पुट कॉल रेशियो जो बैंक निफ्टी का है ना वो 0.59 आ चुका है। अगर विक्स यहीं पर रुक जाए ना, ये 0.59 का पीसीआर उड़ा के ले जाएगा बैंक निफ्टी को, कम से कम 500 से 800 पॉइंट का रिकवरी दे सकता है अगर चला तो, कंडीशन अप्लाइड। ठीक, उसके साथ में दलजीत कोहली हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। दलजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने आज समय निकाला हमारे लिए, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर आप अर्निंग के थोड़ा मास्टर हैं, आप बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए मैं पहले अर्निंग्स वाला ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी तक के जितने भी नंबर्स आए, कहाँ पे एक्साइटमेंट और कहाँ पे निराशा ज़्यादा दिख रही है, या आप एक सिल्वर लाइनिंग खींच देंगे ना तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है। सर कहाँ पढ़ेंगे 1100 पेज की PDF फाइल्स? गुड आफ्टरनून डिम्पी। सो अर्निंग्स तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही हैं। अगर हम देखें तो जो सेक्टर्स हमें उम्मीद थी कि जहां अच्छे नंबर्स आने चाहिए, उसमें सेक्टर एक फार्मा का सेक्टर इंक्लूडेड था।
तो वहाँ पे नंबर्स ठीक आ रहे हैं। अभी तक जो 2-3 नंबर आए हैं वो सब ठीक है। मेटल्स में नंबर ठीक आएंगे, तो आपने देखा कि नोवेलिस के नंबर कर अच्छे आए हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंडाल्को के नंबर भी ठीक रहेंगे। और उसके बाद अगर हम ऑटो के नंबर्स की बात करें तो वहाँ काफी अच्छे नंबर्स रहे हैं। तो BFSI अभी बैंकिंग के जो नंबर्स हैं वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मार्जिन है वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल रहेगी, और तो वो और ग्रोथ बनी रहेगी। तो वो आई थिंक सभी चीजें अभी तक जितने भी बैंक के नंबर आए हैं उस सब में रही हैं। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स ने तो थोड़ा बेटर ही परफॉर्म किया है। तो नंबर से कहीं ऐसी कोई बड़ी निराशा नहीं लगी है। इनफैक्ट अर्निंग्स का सपोर्ट पूरा अच्छा है मार्केट को। तो ये जो इस तरीके की जो आजकल आज गिरावट है, तो उसमें थोड़ा लोगों को यही डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ओवर वैल्यूड हो गए और बहुत तेजी से चल गए, तो इसका इसलिए कहीं हम आगे एकदम रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। इन अर्निंग्स का सपोर्ट अच्छा है, अर्निंग्स ग्रोथ बनी हुई है, और सभी सेक्टर्स में जो जो अच्छे सेक्टर्स चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो हमारा अनुमान था पिछले 3 महीने से कि FMCG जो पिछले 3 साल से चला नहीं है, तो वहां पर अगर मानसून इस बार अच्छा रहा तो फिर वहां हमें रूरल रिकवरी देखने को मिलेगी, और वो ऑलमोस्ट आधा होता है उनका बिजनेस, तो वो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पिछले जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आए FMCG कंपनीज के, आई थिंक सभी मैनेजमेंट ने जो है इस बात को पुष्टि की है कि उनको भी थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है वो FMCG सेक्टर के भी नंबर्स, कंजम्पशन के नंबर्स भी बेटर आएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम एक नटशेल में बोलेंगे तो अर्निंग्स का ग्रोथ बना हुआ है, अर्निंग्स में किसी तरीके की कोई इशू नहीं दिख रहा है, तो उसकी वजह से हमें मार्केट में कहीं पैनिक नहीं लेना चाहिए। मोटा मोटी आपने 2-4 चीज़ें बता दी हैं। जी सर, आपने 2-4 चीज़ें बताई। एक तो पैनिक नहीं है, अर्निंग्स जैसे एक्सपेक्टेड थे उसी लाइंस पे आ रहे हैं, और आपको FMCG में थोड़ा ट्रस्ट है कि थोड़ा और आगे आके चलेगा। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपसे मोटा मोटी जान ली है, समझ ली हैं। इस बीच का जारी है कि नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनका मुनाफा 5.8% से घटा है, और एक घटकर 104 करोड़ आया है। साथ ही इनके मार्जिन्स, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक बार आप ज़रा इनको देख लीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में भी हम पता कर लेंगे। लेकिन इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव के वोट हो रहे हैं, आपको पता है तीसरे चरण का चुनाव है, 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, उसमें अहमदाबाद भी है। और आज अपने सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें और अमित शाह की तस्वीरें भी देखी होंगी, जिन्होंने खुद अपना वोट जाके कास्ट किया। अभी तक की खबर यह है कि 1 बजे तक करीब 40% मतदान हो चुका है। थोड़ा और ग्राउंड चेक करवा लेते हैं। हमारे संवाददाता हितेन विठलानी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेन, जरा मेरे को ग्राउंड चेक बताइए। एक तो गर्मी बहुत है, वजह ये बताया जा रहा है कि दिन में इसलिए वोटिंग जो टर्न अराउंड हो रहा है वो थोड़ा कम है। या तो वोट सुबह सुबह डाले जा रहे हैं, या तो फिर शाम के सेगमेंट में डाले जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। इस समय की यथास्थिति क्या है? हमारे पास जानकारी है कि 40% वोटिंग हो चुकी है अभी तक 1 बजे तक। अब बिल्कुल देखिए, 1 बजे तक अगर बात करें तो पूरे गुजरात की 25 सीटों पर 37.83% वोटिंग हुई है। अभी 2:30 बज रहे हैं, लगभग अभी 2:45 बज रहे हैं। तो अगर बात करें तो अब तक अप्रोक्सीमेट 42% जितना वोटिंग जो है वो हुआ होगा। हालांकि आधे घंटे बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करेगा, जिसमें पता चल जाएगा कि 3 बजे तक कितना परसेंट वोट हुआ है। हालांकि बिल्कुल सही बात है, देखिए 43% टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है। ऐसे में माना यह जा रहा था कि सुबह सुबह वोट ज़्यादा होगा, लेकिन सिटीज़ में, शहरी इलाकों में सुबह सुबह वोट इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। और वो वोट जो है 12 बजे बाद कहीं ना कहीं दिखा है शहरी इलाकों में, और उससे उल्टा ग्रामीण इलाकों में सुबह से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी वोटिंग हो रही है। शहरी इलाकों में माना जा रहा है कि 4 से 6 ये जो 2 घंटे होंगे वो काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि जब पारा थोड़ा कम होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं सिटी में लोग जो है वो बाहर निकलेंगे और अपना वोट जो है वो देंगे। तो लगभग अगर अब तक हम देखें तो 2019 में 64 पॉइंट समथिंग था, और 2014 में 63 पॉइंट समथिंग था। तो करीब अगर अब देखें 1 बजे तक का अगर ऑफिशियल जो आंकड़ा आया है, फिगर आया है, उसको अगर देखें तो
6 बजे तक लगभग वही 64 या 63 या उसके आसपास 60 प्लस ही होगा, इतना अनुमान जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी कहना है। और साथ ही साथ ये लग रहा है कि अगर कम वोटिंग हुई तो वो इफेक्ट गर्मी की एक होगी, दूसरी तरफ जो क्षत्रिय आंदोलन गुजरात में हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं कुछ तबका जो है वो नाराज है। हालांकि मोदी से बैर किसी को नहीं है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंचे थे कैंपेनिंग के लिए उस वक्त भी पीएम का विरोध किसी ने नहीं किया था। 2 दिन के लिए पूरी तरह से सारे प्रोटेस्ट बंद कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माना जा रहा है कि क्षत्रिय कम्युनिटी में जो लोग नाराज है वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट ना देना हो, इसलिए वो बाहर भी ना निकल रहे हो, ये भी एक हो सकता है। तो बीजेपी को इसमें ज्यादा डैमेज कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है हितेन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप नज़र बना के रखिएगा, कोई अपडेट मिले तो हमको बताइएगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 60% की वोटिंग तो हो ही जाएगी, इतनी तो होनी चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए वोटिंग तो। लेकिन फिर भी पहले 2 चरणों में जो वोट गिरे हैं उसके हिसाब से कम 60 से 65% वोटिंग भी हो जाए ना, तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद राजेश पालविया, रुचित जैन, ध्वनि पटेल, दलजीत साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उन सबसे हम चर्चा करेंगे। बस तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में कमजोरी है, निफ्टी है करीब 150 अंक नीचे, लेकिन एफएमसीजी शेयरों की बात करें तो वहां पर पूरी तरह से रौनक है। और आज एफएमसीजी इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% के आसपास की तेजी है और ये 2 साल की सबसे बड़ी तेजी है। हालांकि एफएमसीजी शेयरों ने एफएमसीजी इंडेक्स को भी या फिर निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आज की तेजी बहुत कमाल की दिख रही है। HUL 4.5% की तेजी के साथ ही निफ्टी का टॉप गेनर है। और इसके अलावा मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, इसमें भी 5 महीने की आज सबसे बड़ी तेजी दिख रही है। दरअसल जितनी भी कंपनी ने नतीजे जारी किए हैं सभी की तरफ से एक चीज बड़ी क्लियर कट सुनाई दी है कि ग्रामीण मांग को लेकर रिकवरी आ रही है और वहां पर कंपनियां अपना फोकस बढ़ा भी रही हैं। दलजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये स्पेस, इस पर पहले भी आपसे काफी चर्चाएं हुई हैं एफएमसीजी को लेकर, आप जरा बताएंगे कि एफएमसीजी में आपको क्या ठीक लग रहा है और आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनियां कह रही हैं ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो क्या मान के चलें कि अब एक अप साइकिल की शुरुआत होगी एफएमसीजी शेयरों के लिए? ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से ये सब सेक्टर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है और उसकी वजह हमने देखा कि स्ट्रेस काफी था रूरल एरिया में। अभी पिछले, अगर हम इस बार की बात करें तो मानसून आने की, अच्छे मानसून की संभावना है। तो मानसून का काफी बड़ा इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है हमारे रूरल एरिया में। और दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स का जो पुश मिला है, तो उससे रूरल एरिया की जो इनकम है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेस इनका, और एंड रूरल इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर बिजनेस, तो अगर उनका 50% बिजनेस में सुधार आने की संभावना है तो फिर वहां पर नेचुरल बात है कि हमें दिखेगा। और ये कंपनियों ने भी पिछले 2-3 साल में काफी कुछ किया है। जैसे डाबर ने बताया कि उन्होंने अपने रीच बढ़ाया, कुछ ई कॉमर्स की तरफ काम किया, तो इस एफिशिएंसीज लाए हैं। तो वो भी हमें लग रहा है कि उसका बेनिफिट अगले 2-3 महीने में हमें देखने को उनके क्वार्टर के नंबर्स में मिलेगा। दूसरा फायदा ये हुआ कि रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट थे वो काफी बिनाइन हो गए पिछले 3 साल में। जो कई बार हमने फ्लक्चुएशन देखी यूक्रेन की वजह से इधर उधर, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अभी काफी पीछे है। तो इसका मतलब है कि ये सेक्टर पॉइज्ड है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज देखने की है कि एक तो ग्रोथ, रूरल में रिकवरी, जो अर्बन एरिया है वहां पर किस तरीके की ग्रोथ आती है, क्योंकि अर्बन में एक फिनोमेना ये हो रहा है कि प्रीमियम चीजें ज्यादा बिक रही हैं और मास प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं। तो वहां पर अगर कहीं ऐसा ना हो कि रूरल का तो रिकवरी आ गई पर जो बेनिफिट मिलना चाहिए था अर्बन का वो चला गया, तो वो उसको कंपनसेट कर दे, तो वो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर अभी भी है। वो हमें अगले 1-2 क्वार्टर और देखना पड़ेगा। और अगर अब हमें कंजम्पशन प्ले करना ही है तो हमें जरूरी नहीं है कि खाली स्टेपल्स में ही खेलना है। ये सब जो कंपनियों की हम बात कर, आपने नाम ली, सब स्टेपल में आती है, बट हम उसके अलावा बहुत सारी कंजम्पशन की चीजें हैं जो आप, फैशन से रिलेटेड आइटम्स हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड आइटम्स हैं, होम इम्प्रूवमेंट है, तो वो सब भी कंजम्पशन का ही पार्ट है। तो उनको ऐसे होलिस्टिक व्यू में देख सकते हैं। दलजीत सर, अपने फेवरेट अगर आप शेयर बता दें
तो हमें और हमारे दर्शकों को, दोनों लोगों को आसानी हो जाएगी। कंप्लायंस के कारण से हम लोग स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, बट हमने जैसे बताया कि जो सेक्टर्स अभी हम देख रहे हैं, अभी एक डिस्क्लोजर ये भी दे देते हैं कि एफएमसीजी या कंजम्पशन में अभी हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अनुमान था कि ये सेक्टर्स के अब आगे चल के परफॉर्म करेगा, तो हमने उसमें देखना शुरू कर दिया है, बट अभी ऐड कुछ नहीं किया है। जहां तक अभी हमारा इस समय का जो पोर्टफोलियो है, उसमें हमारा जो रुझान है वो पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, मेटल्स, ऑटो और फार्मा, ये ज्यादातर चीजें हैं। ठीक है, परफेक्ट है सर। जिसको सेंस करना होगा उसने सेंस कर लिया होगा। कोई बात नहीं, कंप्लायंस आपका अलाउ नहीं करता है। लेकिन अब जरा ये समझते हैं कि आज बाजार खुलने के बाद शेयरों में कहां पर एक्शन हुआ, नतीजों के चलते या फिर खबरों के चलते। लेकर आएंगे मार्केट एट 3। हमारे सहयोगी गौरव जावलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है? जी हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे नतीजों की वजह से हमें एक्शन देखने को मिला था। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में हमें कहीं पे इंक्रीज़ देखने को मिला था 71% का, बट उसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उसमें कहीं पे 4.4% का डिक्लाइन देखने को मिला था YOY बेसिस पे। इसी के साथ कंपनी का अगर एबिडा की भी बात करें तो एबिडा में भी कहीं पे हमें एक उछाल देखने को मिली थी 82% की। पर अगर दूसरे एक नंबर की बात करें तो जैसे कि कंपनी ने लॉसेस रिपोर्ट किए थे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से, जिसका वैल्यू जो है वो 139 करोड़ का था इस क्वार्टर में, और इसके वजह से हमें कहीं पे अगर स्टॉक में भी देखा जाए तो एक गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं ग्राफाइट इंडिया की, क्योंकि इसके भी नंबर्स की बात करें तो थोड़े वीक नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू जो है वो कहीं पे 4.3% से बढ़ा है सीक्वेंशियल बेसिस पे, बट अगर हम EBITDA की बात करें तो 23% से एक फॉल देखने को मिला था। पैट की भी बात करें तो कहीं पे 5.9% का फॉल देखने को मिला पिछले क्वार्टर के मुताबिक। और इसी के साथ साथ भले ही कंपनी ने 11 रुपीज़ का डिविडेंड तो डिक्लेयर किया है, बट शेयर प्राइस में हमें कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कजारिया सिरामिक्स की, क्योंकि इसमें भी एक वीक सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। रेवेन्यू की बात करें तो 3% से ही ऊपर है YOY बेसिस पे। EBITDA जो है वो 2.2% से घटा है इस क्वार्टर में, और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट जो है वो भी कहीं पे 5.8% से घटा है, और इसी के चलते हुए एक नेगेटिव सेंटीमेंट इस स्टॉक में भी देखने को मिला था। इसी के अलावा अगर हम बात करें कुछ खबरों के बेसिस पे तो बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की। तो मैनेजमेंट जो है वो हमारे ही चैनल पे 18 नाउ पे आके गया था, और जो FY25 का अनुमान उन्होंने दिया है वो काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक अनुमान दिया है। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की तो उनका मानना है कि कहीं पे 35 to 40% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है FY25 में ही। मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे 20 to 24% के रेंज में रह सकते हैं। आगे जाके जो सिनर्जीज है इसकी वजह से एक अच्छा खासा EPS में एक्रीशन भी देखने को मिल सकता है, और आगे जाके यूटिलाइजेशन की वजह से मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी सब के चलते हुए अगर हम स्टॉक में देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, क्योंकि कंपनी को हाल ही में US FDA से अप्रूवल मिला है एक ड्रग के लिए जिसका नाम है इडारावोन इंजेक्शन। और अगर हम बात करें इसके वैल्यू की तो US में पिछले ही साल में अगर हम बात करें तो 192 मिलियन का एक मार्केट एस्टिमेटेड था इस ही ड्रग के लिए, और इसी के चलते हुए ग्लैंड फार्मा जो है वो भी हमारे रडार पे ज़रूर बना रहेगा। तो खबरों के दम पे और नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन हमें इसके आगे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स फोकस में हैं क्योंकि इनको लेकर खबरें हैं या फिर इनके नतीजे आए हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज हम देखने की तेज़ पिटाई हो रही है उनकी बातचीत कर लेते हैं। MGL में देखने की 5-5.5% के आसपास की गिरावट इस शेयर में दिख रही है। MGL, इस पर राजेश जी जरा व्यू दीजिए, क्या ये और फिसलेगा या फिर ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पर अब खरीदने के बारे में सोच भी सकते हैं? तो अभिषेक जी देखिए, MGL IGL दोनों में ही आज दबाव देखने को मिला, और जिस तरीके से MGL अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक ने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब ब्रेकडाउन दिया, और स्टॉक का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 1370 का, उसके नीचे भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अब ये स्टॉक जब तक 1370-75 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, ये स्टॉक में जो भी छोटे मोटे उछाल आएंगे तो वहाँ पे सप्लाई बनता हुआ दिखेगा। हो सकता है डाउन साइड में यहाँ पे प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ दिखे और स्टॉक यहाँ पे 1270 1265 की तरफ फिसलता हुआ दिखे।
तो अभी यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड थोड़ा अवॉइड करें, हमें लगता है कि थोड़ा और यहाँ पे दबाव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 1300 1270 की तरफ। लो जो मर्जी लो। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स पे आपको व्यू पॉइंट मिल रहा है। खबर गर्म हमारा एक सेगमेंट है, शरद से पहले फटाफट से वो पता कर लेते हैं, फिर कुछ और स्टॉक्स BTST STBT के पता करेंगे। शरद बताएं खबर गर्म। जी बिल्कुल, एंजल वन जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे हमारी डीलर से बातचीत हो रही है तो पता चल रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो है सेलिंग देखने मिल रही है आज के दिन के ट्रेड में, और कहा जा रहा है कि एक बड़ी PMS ने भी जो अपनी स्टेक की जो है थोड़ी सी स्टेक को कम की है। इंपॉर्टेंटली पिछले 4 सेशन में स्टॉक 8% गिरा है, और जो की DIs ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में उनका नाम इंक्लूड करता है कैनरा, रोबेको म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और इम्पॉर्टेंटली सुंदरम म्यूचुअल फंड। अब स्टॉक बात करें तो 52 वीक हाई लेवल्स का स्टॉक 3900 लेवल्स तक टच किया, उसके बाद जो है अभी करेक्शन देखने मिल रही है। ऑल्सो जो अप्रैल के महीने की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट एक्विजिशन की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है चौथे लगातार महीने में, और स्ट्रीट दो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक ओवरहैंग स्टॉक में देखने मिल सकता है, क्योंकि वो जो है टेक हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उसके कारण मार्जिन्स में भी थोड़ी और यील्ड्स में प्रेशर आ सकती है, और ओवरऑल एड स्पेंड्स भी कंपनी के लिए हायर साइड में हैं। तो ये थोड़ी कंसर्न स्ट्रीट की ज़रूर है, बट ओवरऑल जो है DI सेलिंग देखने मिल रही है एंजल वन में। ठीक है, ये एंजल वन पे जानकारी यहाँ पे शरद आपको देते हुए, ये ब्रोकर्स द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही खरीदें। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चला दीजिए, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछना आप। वर्धमान टेक्सटाइल करीब 1.5% ऊपर है। ध्वनि पटेल एक बार ज़रा चेक करना, वर्धमान टेक्सटाइल, V से शुरू होगा इसका नाम, VARDHAMN, वर्धमान टेक्सटाइल। आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर तेजी बनी हुई है, करीब 1.5% ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। ओवरऑल अगर इसका ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो इसका हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द चैनल से वापस इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड बनता है, जिसमें आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 430 रुपए का। 430 का लेवल जब तक हम इसमें ब्रेक नहीं करते हैं, कोई एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या रिवर्सल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप होल्ड कीजिए ऊपर 475 टू 480 के टारगेट्स के लिए। एक दो स्टॉक्स जरा और चेक करवा लेते हैं। राजेश सर एक बार जरा आप ही चेक करना, मैं एक शेयर निकाल लेता हूँ। यस, ये वोल्टास है। वोल्टास के अंदर जितनी तेज़ी होनी थी सर हो गई है कि अभी और भी और टूटेगा? ये 4.5% तो आज में करेक्ट हो गया है। तो देखिए बिल्कुल एक रैली के बाद स्टॉक में पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में देखे तो एक करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए दिखा। स्टॉक में करेक्शन में अब स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि देखिए करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, 1500 से करेक्ट होकर स्टॉक 1380 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे 1375 जो कि ऑलमोस्ट 10 रुपए नीचे है करंट मार्केट प्राइस से, अगर वो लेवल भी टूटते हैं तो ये सप्लाई प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होगा, देन स्टॉक में फिर ये करेक्शन 1300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, शॉर्ट तो नहीं करेंगे। 1375 1370 का लेवल टूटेगा तो जरूर एक बार यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। बट हाँ, जिनके पास पोजीशन लॉन्ग साइड की है, जो होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए ये सुझाव रहेगा कि अगर ये 1370-75 का लेवल तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तो अपनी पोजीशन से एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैं काफ़ी देर से कुछ स्टॉक्स के बारे में तो पता करना चाहता था, लेकिन मेरी बार बार ना नज़र जा रही है वासुकी पे। एक बार दलजीत सर दिखाना, वापस से दलजीत सर को दिखाओ। सर आपकी कंपनी का नाम वासुकी इंडिया है सर, ये वासुकी क्यों नाम रखा आपने, जरा बता पाएंगे? ये थोड़ा हटके है स्टॉक से, अलग से पूछ रहा हूँ मैं, वासुकी क्यों नाम है? वासु तो एक नाग का नाम है ना? ये यस, जो वो नाग का नाम है ये वहीं से ही मैथोलॉजी से ही आता है। बेसिकली दैट सिग्निफाइज कि जो अपने आप को निछावर करके बाकी सब चीजों को प्रोटेक्ट करना। तो वो जो लॉर्ड शिवा के लिए नाग ने जिस तरीके से काम किया, वहीं से ये उसी थीम को लेकर के ये चला है कि द आइडिया इज कि हम आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पूरी तरह डेडिकेट होकर के। बहुत ही शानदार सर, सुप्रीम आपने नाम ढूंढा और बहुत ही शानदार लगा, आपने व्याख्या भी अच्छे से करके बताई। अब सर मेरी एक छोटी सी हेल्प और कीजिए आप जरा, मैं आपसे सीधा शेयर तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक शेयर के बारे में थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा कंप्लायंस का इशू फंसेगा नहीं सर। और दलजीत सर वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़।
अगर अब मार्केट को यहाँ से बॉटम बनाना और पुल बैक आना है तो रिलायंस का कितना बड़ा योगदान होगा? रिलायंस तो अपने आप में एक सेक्टर ही है, तो पहला डिस्क्लोजर ये है कि हमारे पास इस पोर्टफोलियो में नहीं है। दूसरी चीज, हम ये जो व्यू है सिर्फ समझने के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। तो हमारा ये मानना है कि रिलायंस में काफी वैल्यू अभी भी प्रपोजिशन बाकी है, और स्टॉक ने पिछले काफी दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, बट वो एक बेहमत है, तो वो जब परफॉर्म करता है तो एक साथ ही परफॉर्म करता है। ट्रिगर पॉइंट्स जो हमको दिखते हैं उसमें ये कि एक तो सबसे बड़ी इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जिसको आमतौर पे लोग वैल्यू अभी देना कम कर दिया है, जो 50% बिजनेस है और एक्चुअली कैश काउ है, सारा पैसा वहां से आता है, वो पैसे को हम ये लोग बाकी चीजों में इन्वेस्ट भी करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बिजनेस अच्छा चल रहा है। हमने देखा कि जीआरएम्स वगैरह अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, तो वहां पे अच्छी कमाई हो रही है, तो बेस बिजनेस तो बहुत बढ़िया हो गया। अब जो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ हैं, जो जो रिटेल बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, और जो नया अभी हाइड्रोजन के लिए डाला है, तो हाइड्रोजन वगैरह और ये जो सोलर वाला जो काम कर रहे हैं वो अगले 2 या 3 साल में आएगा। तो अगर हम रिलायंस की हिस्ट्री देखेंगे तो नॉर्मली आपको दिखेगा कि 5-6 साल तक ये स्टॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट फेज में रहता है, उस समय बहुत ज्यादा चलता नहीं है, और फिर एक साथ जब चल वो इन्वेस्टमेंट ओवर होती है तो फिर एकदम से बहुत तेजी से स्पॉट मारता है और फिर डबल ट्रिपल हो जाता है। तो जो हमने पहले टेलीकॉम के टाइम में भी देखा था, जब जियो आने वाला था, 3-4 साल लगातार कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक साथ डबल ट्रिपल हुआ। तो इस तरीके का काम इसमें आप ऐसा ही उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये हाइड्रोजन और सोलर पावर आएगी वो 2-3 साल बाद, तब एक बड़ा ट्रिगर आएगा। अब से लेके तब तक ये जो रिटेल बिजनेस है, जियो वाला बिजनेस, जो टेलीकॉम वाला बिजनेस और ऑयल वाला बिजनेस, ये तीनों ही बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, तो व्यू हमारा एकदम पॉजिटिव है इसके ऊपर। बट क्योंकि हम लोग मिड और स्मॉल कैप फंड चलाते हैं, तो वहां पर ये हमारे उसमें क्राइटेरिया में नहीं आता है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में नहीं। ठीक है, डन सर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ BTST STBT के ट्रेड आपके सामने और रखेंगे। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। इस बीच SRF के नंबर आगे हैं। केमिकल कंपनी, अगर तिमाही आधार पर देखेंगे तो आंकड़े आपको बढ़ के दिखेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि इसको हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें नतीजों को, और उस आधार पर हम देखेंगे तो नतीजे थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं। SRF इस वक्त ये दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है, 24 रुपये के आसपास का भाव है, और अब जो गिरावट है वो हो गई है 7% के आसपास की। शुरुआती जो झटका लगा उसके बाद ज़्यादा उभर नहीं पाया शेयर ये, और 24 रुपये के आसपास ही कारोबार कर रहा है। ध्वनि, कल हल्की सी रिकवरी थी SRF में, हालांकि शुक्रवार को हमने कमजोरी देखी थी और आज फिर से कमजोरी। SRF, क्या आप और गिरते हुए शेयर को देख रही हैं? क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ पे SRF की अगर हम बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर एक रेजिस्टेंस देखा, जहाँ 2700 का रेट हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। वहां पे हमें 2 स्विंग हाइज मिले हैं, तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना हुआ था उस जगह पर। और अभी फिलहाल आज के दिन में यहाँ पे जो ये गिरावट देखने को मिल रही है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सारी जो EMAs होती है इनकी, उसके नीचे चल रहा है। वॉल्यूम का इंक्रीमेंट भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डेली चार्ट्स पर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो स्टॉक में ये फर्दर गिरावट 2320 से 2330 के लेवल तक कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो अभी फिलहाल स्टॉक से दूर रहने की सलाह रहेगी। इसमें कोई भी एक राइज मिलता है जहां पर ऊपर की तरफ आपको 2450 2460 का रेट मिल रहा है, तो वहां से आप इसमें फर्दर सेल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, गिरावट और इसमें एक्सटेंड होते हुए दिख रही है 2330 रुपए तक। थोड़ा सा ऊपर अगर जाए तो आपको इसमें बिकवाली की ही पोजीशन लेनी चाहिए SRF के शेयर में। लेकिन कल नतीजे आएंगे हीरो मोटो के और इसके अलावा TVS मोटर के भी। इन दोनों कंपनियों के नतीजे कैसे आएंगे, अनुमान क्या है, बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं?
तो दोनों से ही अच्छी उम्मीदें आ रही हैं। टीवीएस मोटर्स की बात कर लीजिए या फिर हीरो मोटोकॉर्प की, क्योंकि दोनों ने ही डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है साल दर साल, और पर तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर देखने को मिला है। और जब भी मोटो कंपनीज़ के नतीजे ट्रैक करते हैं तो अहम होता है एक तो वॉल्यूम ग्रोथ देखना, साथ ही साथ मार्जिन किस तरीके से पैन आउट करेंगे। और इस बार हमारी उम्मीद है कि दोनों ही कंपनीज़ तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट मार्जिन जो है दर्ज करेंगी। तो बजाज ऑटो की तरह अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी सरप्राइज आता है तो ये भी कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। अब अगर बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो यहाँ पे हमारी उम्मीद है कि कंपनी की जो आय रह सकती है वो 9,300 करोड़ के आसपास रह सकती है, EBITDA 1,300 करोड़ के आसपास रह सकता है, मार्जिन 14.1% और साथ ही मुनाफे का फिगर करीब 1,030 करोड़ के आसपास रह सकता है। कंपनी ने कई सारे प्राइस हाइक्स भी लिए हैं, इससे भी एक मार्जिन को पुश मिलेगा। पर आने वाले समय में रूरल ग्रोथ में किस तरीके से वो डिमांड की रिकवरी देख रहे हैं, उस कमेंट्री पर हमारी अहम नजर रहेगी। अब टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी मार्जिन लगभग सपाट रहने की उम्मीद है 11.2% पे, और मुनाफे में हमारी उम्मीद है कि 530 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आते हुए दिखेगा। यहाँ पे भी कंपनी की एक्सपोर्ट्स इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ ही डोमेस्टिक वॉल्यूम का भी सहारा मिला है। हालांकि 3 व्हीलर्स थोड़े से डिक्लाइन ज़रूर हुए हैं, पर आने वाले समय में ई मोबिलिटी को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री रहेगी, यहाँ पे हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही इनका डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है, खास तौर से एक्सपोर्ट मार्केट में, इस पे भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। तो कमेंट्री भी अहम है, पर ज़रूर नज़र रखिए दोनों ही कंपनी के मार्जिन पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सृष्टि पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें इस समय चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है, तीसरे चरण की वोटिंग भी हो रही है। तो हमने एक रिसर्च निकाली कि चुनाव के नतीजों से पहले और बाद में बाजार की चाल कैसे रहती है, ये मोटा मोटी निकालने का एक प्रयास है। शरद ने कुछ डाटा निकाला है, आपके सामने वो शेयर कर रहे हैं। शरद, जरा बताएं चुनाव से पहले और बाद में बाजार कैसे चलता है। जी बिल्कुल डिम्पी, तो सबसे पहले जो है हमने जो है एक अच्छी पोल ली थी, जहाँ पे हमने बहुत सारे डीलर से बात की, कुछ फंड मैनेजर्स थे, कुछ मार्केट गेस्ट थे, और यहाँ से जो है पूरी जो पोल की जो है पूरी स्थिति कैसी होने वाली है उस पर हमने जो है क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चनर में सबसे पहला आता है कि अभी तक जो इलेक्शन रिजल्ट्स तक जो है बाज़ार कैसे जाएगा। तो ऊपरी स्तर पे जो है तो अभी तो बहुत कम इंटरेस्ट है, सिर्फ 5% का ये, लेकिन रेंज बाउंड है वो 70% जो है। हमारे जो टोटल रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि बाज़ार रेंज बाउंड रहेगा इलेक्शन के रिजल्ट्स तक। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था कि इलेक्शंस के बाद बाज़ार का कौन सा जो है रुख होगा, तो ऑप्शंस में जो अपसाइड है वो 95% ऑफ हमारे जो टोटल रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा बाज़ार ऊपर जाएगा, डाउन का किसी का भी व्यू नहीं आया। और सपोर्ट में बाज़ार अगर रहा तो सिर्फ 5% के जो है रेस्पोंडेंट्स ने कहा था। अब निफ्टी जो 25,000 का मार्क है वो कब छू सकता है, तो हमने 3 ऑप्शन दिया था, दिवाली तक, नई साल 2025 तक, या होली अगले साल तक। तो यहाँ पे जो है इवन स्टीवन है, दिवाली और इस साल का जो एंड यानी कि हैप्पी न्यू ईयर 2025, दोनों में 40% का जो है हमारे जो है ग्रुप ने कहा कि यहाँ पे निफ्टी 25,000 का आंकड़ा छू सकता है। होली अगले साल सिर्फ 20% का ये आंकड़ा था। एक और सवाल हमने पूछा था कि अब जो डिप आ रहा है उस पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे 60% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए डिप में, और अभी 30% रेस्पोंडेंट कह रहे हैं कि अभी भी वेट करें। और आखिरी सवाल है हमारे पोल का, वो है कौन से स्टॉक्स सपोर्ट दे सकते हैं करंट कंडीशंस में, करंट मार्केट कंडीशंस में। यहाँ पे भी देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक में 15 से लेकर 20% तक का वोट आया है। लेकिन जो भारी निफ्टी के हैवी वेट्स है वहाँ पे जो ट्रस्ट है रिलायंस 35% सपोर्ट दे सकता है, और आखिर में इन्फोसिस यहाँ पे भी 30% का सपोर्ट इन स्टॉक से देखने मिल सकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा पोल था जो मार्केट का सेंटिमेंट को गॉज कर रहा है इलेक्शंस के प्रोसेस में। बहुत अच्छे से आपने हमको सारी चीज़ें बता दी। जो क्वेश्चंस थे टिपिकली यही लोगों के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि गिरेगा, बढ़ेगा, सेक्टर कौन सा चलेगा, नए लेवल्स कब तक आ जाएंगे, ये सब अमूमन लोग पूछते हैं। तो उसका एक पोल करने पर एक जो पूरा मार्केट का व्यू पॉइंट होता है आपको इस पोल के ज़रिए मिल जाता है। एक काम करते हैं, जरा ध्वनि पटेल और राजेश पालविया। राजेश सर, एक छोटा सा एक कठिन क्वेश्चन है, पूछूँ आपसे? आप इजाज़त देंगे तो पूछूंगा, नहीं तो छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, पूछिए ना डिम्पी जी। पूछ लूँ? अच्छा, तो फिर सर ये बताइए, BTST कर जाऊँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में से किसी कॉल को ले जाऊँ या सीधा फ्यूचर को ले जाऊँ? 3 मिनट रह गए हैं सर।
तो BTST करना है तो निफ्टी में कर सकते हैं। निफ्टी में कॉल ऑप्शन ले जा सकते हैं, 22,300 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, क्योंकि अब एक अच्छे पुट बेस सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि एक करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है और उसके बाद लोअर साइड से थोड़ा रिकवरी भी बनने, तो हमें लगता है कि यहाँ पे 22,300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि 9 मई की एक्सपायरी का 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करें। 75 रुपीज का स्टॉप लॉस, टारगेट 150 रुपए तक। 150 का ही टारगेट है बस सर? इतना ही पुल बैक आगे 150 तक जाएगा ये? डिम्पी जी देखिए, मार्केट में पुल बैक आना है, एक्सपायरी भी लाइंड अप है आगे, तो हमें लगता है कि ये पुल बैक जो बनेगा वो 22,350 से 400 की तरफ बनेगा, क्योंकि अभी भी कॉल राइटर 22,400 पे है, एग्रेसिव है। जब तक वो कॉल राइटर नहीं हटेंगे तो ये पुल बैक ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ऑलरेडी हम 22,300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ऑलरेडी वो प्राइस इन 22,400 तक का, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस उसने फैक्टर इन किया हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो भी 40-50 पॉइंट का मूव आएगा अपसाइड का, उसको ही प्ले करने के लिए ये कॉल ऑप्शन रिकमेंड करें। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको 22,300 की कॉल पकड़नी है, 110 रुपये में मिलेगी, 75 रुपये का स्टॉप लॉस है, 150 रुपये का टारगेट है। जाते जाते सर कह रहे हैं अगर एक्सपेरिमेंट करना है, देखो कल ना फिर से गैप हो सकता है। ये ना कॉल के रेट आपके गलत आ रहे हैं, मत चलाओ। जहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में NAN परसेंटेज लिखा है ना, ये प्लेट गलत होती है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, प्रोड्यूसर साहब आप इस चीज़ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। खैर एनी हाउ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये 22,300 वाली जो कॉल है 110 में लोगे, 75 का स्टॉप लॉस है, 150 रुपये का टारगेट है। छाप सको अब तो खैर समय नहीं है, लेकिन आप सुन ही लो, इसी से आइडिया हो जाएगा। दूसरा पॉइंट एक और चीज़ है, मार्केट के अंदर एक पुल बैक आता है तो छोटा पुल बैक होगा। सर्किट से बात हमको ये भी पता लग रही है, वो कैसे होगा, क्योंकि पहले 22,400 का सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस ही पार नहीं होगा, क्योंकि कॉल राइटिंग वहाँ पे जम के हुई है। पहले कॉल्स थी, अब राइटर आ गए वहाँ पे, यानी कि कॉल्स बेचने वाले आ गए। तो पहले उनके खेमे को हटाना होगा। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो आज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई खास ट्रेड आप ना लीजिएगा इस समय, रुक जाइए। सुबह के जो बाज़ार खुला और अभी जो बाज़ार बंद हो रहा है उसमें 2-3 चीज़ों का नुकसान हुआ। पहला 22,400 गया, पहला नुकसान। सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, लेकिन 22,200 बचा हुआ है, 300 के बीच के हेर फेर में है। छोटा मोटा पुल बैक आ जाए तो आ जाए। हमने 48,800 को ब्रेक किया, आज ये 48,800 ब्रेक हुआ तो आपके सामने है 250 पे हम क्लोज कर रहे हैं, यानी कि 450-500 पॉइंट हमने एक ही दिन में खो दिए 48,800 के टूटते ही बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.55 पे है। शायद कल हल्का पुल बैक आ जाए, वो कल की कल देखेंगे, उसमें ग्लोबल मार्केट वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अब पुल बैक क्या फिर से बेचने के लिए होगा, ये कल की कल तय करेंगे। एडवांस डिक्लाइन में आप 1900 शेयर डिक्लाइंस के देख पा रहे हो, 500 शेयर सिर्फ एडवांसेस के देख पा रहे हो। ये भी आज एक प्रॉब्लम की चीज़ है कि बाजार के अंदर आज लीडरशिप क्राइसिस भी था और टोटल मार्केट भी खराब था। एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स भी दिखाओ आप, थोड़ा बहुत कन्विक्शन ना, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। इकलौता FMCG और IT चला नहीं था, इसलिए IT का रूबरू होना चलना बहुत लाजमी है, इसलिए हरे निशान में था। और दूसरा FMCG, क्योंकि मैरिको के अच्छे कॉनकॉल आ गई, फिर बाद में गोदरेज CP के नंबर, फिर उससे पहले हमने टाटा कंज्यूमर्स के नंबर, HUL के नंबर्स देखे हुए हैं, तो सब कुछ काफ़ी हद तक समग्रता में वो आपको टोटल में दिख रहा होगा। तो इसलिए 2 इंडाइसिस हैं और ये चर्निंग का पार्ट है। ये वैसा भी नहीं है कि ऐसा ये आज ही चला तो आज ही नोटिस, चर्निंग का भी पार्ट है कि कोई ना कोई सेक्टर तो रहेगा ना जो लीडरशिप लेके आएगा या अपने आप को बचाएगा किसी न किसी वजह से। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। मेरे को लग रहा है कि कल का कल सेशन फिर से देखना चाहिए, आज के सेशन को यहीं कंप्लीट कर देना चाहिए। कल ना इसके बैगेज को नहीं लेके जाना चाहिए। कल हम फिर से नए रंग रूप में देखेंगे और उसमें FIs की होल्डिंग फिर से चेक करनी होगी। रिटेल की होल्डिंग आपको मैं सुबह बताऊंगा, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस के ट्रेड का मैं सिनॉप्सिस लेके आता हूं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कल। और साथ ही हम 200 दिन और 50 दिन की एवरेज के बारे में भी कल सुबह ही डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर आके बाजार के रुकने के चांसेस बन रहे हैं या फिर नहीं भी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ध्वनि पटेल आपका शुक्रिया, दलजीत सर शुक्रिया, और शुक्रिया रुचित आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल आप मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।